आज से 15 दशक पहले एक कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा कि दिल को भी जीत लेगा। एक ऐसी कंपनी जो हजारों करोड़ों की डोनेशन करती है, करोड़ों का टैक्स भरती है, उसके बाद भी हजारों करोड़ों का प्रॉफिट करती है। कैसे? इसकी शुरुआत की थी सन 1839 में जन्मे जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने फादर के बिजनेस में हेल्प करनी शुरू की। उनके फादर कई चीजों की ट्रेडिंग करते थे, जिसमें से एक थी कॉटन। लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाई नहीं थे, वो चाहते थे कि उनके खुद की कॉटन से क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करना। इसके लिए वो जाते हैं लंदन, इंग्लैंड, दुनिया के सबसे पावरफुल देश, कि वहाँ पे कैसे बिजनेस होते हैं, कौन कौन सा बिजनेस होते हैं। वहाँ पे कई सारी कॉटन मिल्स थी। इन सारी चीजों को वो देखना शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। एक तरफ इतना खूबसूरत देश और दूसरी तरफ मिल्स में वर्कर्स की क्या हालत होती है। कई सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। 4 साल लंदन में रहने के बाद जमशेदजी वापस इंडिया आए और कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक डूबी हुई ऑयल मिल खरीदी, उसको कॉटन मिल में बदला, अपने कॉटन ट्रेड के एक्सपीरियंस को यूज किया और 2 साल में उसको प्रॉफिट में बेच दिया। लेकिन जमशेदजी का पर्पस यहाँ पे क्विक प्रॉफिट कमाना नहीं था, अपने बड़े सपनों को फाइनेंस करना था। वो इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल मिल खोलना चाहते थे। जमशेदजी इंडिया के पहले उद्योगपति नहीं थे, फिर भी उन फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जमशेदजी का सपना न सिर्फ एक इंडस्ट्री खोलना नहीं था, उनका सपना था इंडस्ट्रियल इंजेक्शन के साथ इस देश को बदलना। उस टाइम बॉम्बे में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स थी, मतलब सारी मार्केट वहाँ थी, वर्कर्स वहां थे, हर चीज वहां थी। लेकिन जमशेदजी ने बॉम्बे से कई किलोमीटर दूर नागपुर में अपनी टेक्सटाइल मिल शुरू की। जमशेदजी को पता था कि नागपुर के आसपास कॉटन ग्रोइंग एरिया है, ईस्ट में कोयला है, जल्दी कोयले की सप्लाई मिलेगी, वाटर की भी सप्लाई इजी मिलेगी। प्रॉपर नागपुर जो है अपने आप में एक हैंडलूम की मार्केट, और सबसे बड़ी बात नागपुर जो रेलवेज के हिसाब से सेंटर में है, ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी रहेगा। जमशेदजी ने इंग्लैंड और बॉम्बे में देखा था कि वर्कर से लोग गुलामों की तरह काम करवाते थे, और तब ये नॉर्मल था। बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं थी, वेंटिलेशन भी बेकार थे, लेबर स्किल्ड नहीं होती थी, कभी कभी आग लग जाती थी, कभी कभी बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, और जो वर्कर्स थे वो मोटिवेट भी नहीं थे। ये सारी चीजें जमशेदजी समझते थे कि अगर बढ़ना है तो वर्कर्स को साथ लेकर चलना हो। जमशेदजी ने अपनी मिल में ऐसी कई सारी चीजें करी जो इंडिया में पहली बार हुई। इसके लिए उन्होंने इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, और फाइनली फैमिलीज डेज और स्पोर्ट डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट में जो अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स होते थे उनको सबके सामने रिवार्ड दिया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और अटेंडेंस काफी इंप्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया में ने तब तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 1880 में जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, सभी एसेंशियल प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में भी इंडियन बिजनेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उनके 4 मेन सपने थे इंडिया के लिए। जब जमशेदजी इंग्लैंड में थे तो उन्होंने थॉमस कैरल की एक स्पीच में सुना था, द नेशन विच हैव स्टील विल हैव गोल्ड। जमशेदजी समझते थे कि देश को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए उनके पास अपना स्टील होना जरूरी है, और ये था उनका पहला सपना, अपना स्टील प्लांट देना। दूसरा, जमशेदजी को ये समझते थे कि इंडस्ट्री के लिए पावर चाहिए, कोयले के भरोसे रहने से हवा खराब होगी और लोग बीमार होंगे, और उनका दूसरा सपना था कि इंडिया को अपना और पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देना। तीसरा सपना, जमशेदजी मानते थे कि देश को बदलने के लिए एजुकेशन और रिसर्च बहुत जरूरी है। वो इंडिया के लिए, यूथ के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे जो विदेशों में भी ना हो। इसके लिए उन्होंने अपनी आधी पर्सनल वेल्थ, बॉम्बे की कई सारी बिल्डिंग्स और 4 लैंड प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। और चौथा, बॉम्बे का वह होटल जिसमें कोई भेदभाव ना हो। इन चारों सपनों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जीते जी वह एक ही सपने को अपनी आंखों से सामने पूरा होते देख पाए, वह था ताज होटल। अब जब मौत सामने थी, सदी के एक महान उद्योगपति ने मरने से पहले अपने बेटों को आखिरी वर्ड्स
क्या बोले। उन्होंने कहा, मेरे काम को आगे बढ़ाना और अगर ना बढ़ा पाओ तो जो किया है उसे बचाना। देश और शहर की डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया और ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। लेकिन उनका सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस स्टार्ट कर। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी। इसीलिए उनका सपना था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन ढूंढने में लगा दिए। स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, लेकिन सैडली जमशेद जी को लगातार फेलियर का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1890 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन और रिजर्व्स मिले और एक स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेद जी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उनका सबका पूरा होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे दोराब जी टाटा ने उनके बचे हुए तीनों सपनों को पूरा किया। 1909 में बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर। 1910 में बना टाटा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी जिसने बॉम्बे को बिजली देनी शुरू की। और 1912 में झारखंड के साक्षी में बना इंडिया का पहला स्टील प्लांट। इसमें करीब 8000 लोगों ने इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील। फाइनली 1912 में पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वार चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से सट अप हो गई। ट्रक्स, रेलवे, इन सब के लिए स्टील चाहिए थी। प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा। वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद उस समय के वाइस रॉय ने डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज किया और जिस टाउन में प्लांट था उस टाउन का नाम जमशेद जी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराब जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था। 1932 में दोराब जी टाटा की डेथ हो गई और पूरी दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई और टाटा सन्स में जो उनकी 40% की हिस्सेदारी थी वो सब कुछ डोनेट कर दिया। पता है कि टाटा ग्रुप में मेजॉरिटी ओनरशिप टाटा के किसी फैमिली मेंबर की नहीं है, बल्कि टाटा ट्रस्ट की है। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप का 66% ओनर है। मतलब बिजनेस मेहनत करेगा, इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा और ट्रस्ट को जो डिविडेंड मिलेगा उससे वह देश की सेवा करे। ये सारे सेक्टर्स में टाटा ट्रस्ट काम करता है। ये सारे इंस्टीट्यूशन टाटा ट्रस्ट ने बनवाए हैं। ये भी जमशेद जी टाटा का ही विजन। बिजनेस पैसा कमाए, बिजनेस से कमाया हुआ पैसा देश की सेवा में काम आएगा। ऐसा कहा जाता है कि टाटा की कहानी के फर्स्ट हाफ को अगर जमशेद जी ने सेव किया था तो दूसरे हाफ को सेव किया था JRD टाटा। दोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। फैमिली के एक यंग मेंबर JRD टाटा। JRD टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया। वह हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर को कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा ने उड़ाई थी। कराची से मुंबई इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट एज ए पायलट उन्होंने चलाई। वहां से शुरुआत हुई एयर इंडिया की और उसके 6 साल बाद 34 की एज में वो बन गए टाटा ग्रुप के अब तक के यंगेस्ट चेयरमैन। JRD टाटा ने टाटा ग्रुप में कई कंपनीज की शुरुआत करी। 1945 में बना टाटा मोटर्स जिसने दिया देश का पहला कमर्शियल व्हीकल। 1948 में बनी इंडिया की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन। 1968 में टाटा TCS और 1987 टाइटन इंडस्ट्रीज। और JRD ने बनाया एशिया का पहला कैंसर सेंटर। कई और इंस्टीट्यूट उन्होंने इस्टेब्लिश करे, कई अवार्ड उनको मिले और 1992 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उनको मिला। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वह इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्च साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर सके। इसलिए दोराब जी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद दी और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को इस्टेब्लिश किया। 1991 तक JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। इसमें बहुत सारे करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता था, बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। लेकिन अब तक 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमांड किसी और को सौंप दे। इसीलिए JRD टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पे टाटा फैमिली के प्रॉमिसिंग और एक नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा, जी हाँ, जो अभी नहीं रहे। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा USA में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्होंने JRD टाटा का लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया के बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया। रतन टाटा ने इंडिया टाटा स्टील कंपनी को ज्वाइन किया और वहाँ एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्होंने एक के बाद एक
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी। 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीजों में वो पीछे छूट रहा है। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफी पीछे है और ग्रुप में बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रिवोल्यूशन करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक जुगाड़ लगाया। ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रिबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को एक डिजाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया। ये एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडी शब्द लिया गया और कार से सीए और इन्हें जोड़कर बना इंडिका, यानी टाटा इंडिका ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डाटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज ले आए। टीसीएस ने इंडिया की इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिससे कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग मिली और इन्हीं स्टेप से आज भी टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पे फोकस किया और सपना देखा मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्ती कार का। और 2008 में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई इंडिया में। सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी लॉन्च हुई, नैनो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, पर यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। जिसके पास कार होती है उसको सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार यानी मैच बॉक्स और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार के कारण एम्ब्रेस फील करने लगे और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स यानी टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है टाटा मोटर्स। सर रतन टाटा चाहते थे कि उन्हें इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए और इसीलिए फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपेंड करने की ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को एक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल कंपनियों को एक्विजिशन किए और आज इन्हीं डिसीजन के कारण टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू वो इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा यही फिलॉसफी के साथ बिजनेस किया। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल भी बनाए। टाटा ग्रुप हमेशा से अपने एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर और कस्टमर को अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चलता है और सबसे ज्यादा डोनेशन ये टाटा ग्रुप ही देता है। इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उसमें कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। एक कहानी थी टाटा ग्रुप की और एक सलूट रतन टाटा जी को, जो इस दुनिया में नहीं रहे पर हमारे और आपके हर भारतीय के दिल में अमर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।